नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ महरीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 23वें पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान भी संपन्न। मतपेटियों में कैद हुआ प्रत्याशियों का भाग्य। 31 जुलाई को बनेगी गांव की सरकार। उत्तराखंड में आपदा के हालातों से निपटने के लिए मोर्चा संभालेगी महिलाएं। ग्रामीण महिलाओं को सिखाए जाएंगे आपदा प्रबंधन के तरीके। राहत बचाव कार्य की भी दी जाएगी ट्रेनिंग। हरिद्वार की मनसा देवी में हुई भगदड़ के बाद उठे कई सवाल। क्राउड मैनेजमेंट में कहां फेल रहा प्रशासन, जांच के बाद चलेगा पता। और उत्तराखंड में 29 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। एजेंसियों को सतर्क रहने की सलाह। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। गांव की सरकार को चुनने के लिए वोटर्स मतदान केंद्रों तक पहुंचे और अपना कीमती वोट दिया। 40 विकास खंडों में 14,751 प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में कैद हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव में खूब हुआ मतदान, वोटर्स में दिखा उत्साह। मतपेटियों में कैद प्रत्याशियों की किस्मत। 31 जुलाई को होगा भाग्य का फैसला। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान का दिन रहा। 40 विकास खंडों में सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक चली। देहरादून में शाम 4 बजे तक 67.08% मतदान हुआ। मतदान के लिए वोटर्स काफी उत्साहित नजर आए। सुबह से ही वोटर्स मतदान केंद्र पहुंचने लगे और गाँव की सरकार बनाने के लिए अपना कीमती वोट दिया, जिससे स्कूल जाने में बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, और यातायात का पूरा साधन ठप हो जाता है। कोई अगर हॉस्पिटल जाना होता है तो पेशेंट को या तो वहाँ प्राण त्यागने पड़ते हैं या किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटी बंद हो जाती है। और जैसे कि वहाँ ना ही कोई आंगनवाड़ी केंद्र है, कुछ भी बात क्या, हर चीज़ ख़त्म है वहाँ पे। तो हम ये चाहते हैं जो हमारे इस वर्ष जो 5 साल के लिए प्रत्याशी आ रहे हैं, वो इस बार हमारे गाँव की सड़कों का निर्माण करें। बस सर, अब जो कोई भी इस बार बनेगा उनसे हमारी यही गुजारिश रहेगी हमारे रास्ते की और हमारे गांव की उन्नति अच्छे तरीके से की जाए। बता दें कि पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में सदस्य ग्राम पंचायत के 933 पदों पर 1998 प्रत्याशी, प्रधान ग्राम पंचायत के 2726 पदों पर 7833 प्रत्याशी, सदस्य क्षेत्र पंचायत के 1225 पदों पर 4214 प्रत्याशी, सदस्य जिला पंचायत के 14 पदों पर 716 प्रत्याशी मैदान में रहे, जिनकी किस्मत मतपेटियों में कैद हो गई। 21,57,199 मतदाताओं ने पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाला। मैं यही सरकार है जो भी मेरे आवाज़ को सुन रहा है, मेरी उनसे यही अपील है कि कृपया इस पे भी ध्यान दें कि गाँव के देखो और चीज़ें बाद में, पहले आप वहाँ का रास्ता ठीक करा दीजिए। जैसे बारिश में जो जंगल है उसके किनारे की जो मिट्टी है सब आ जाती है, पहले भी नहीं चल पाते हम लोग। सर एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती सर, जिसका जो कम से कम 1 किलोमीटर का रास्ता है हमारा सिर्फ, चाहे हम सिला बाईपास से आएँ चाहे अपना प्रेमनगर रोड से आएँ। 1 किलोमीटर का रास्ता बना है जिससे कि 700 मीटर अपना फॉरेस्ट का एरिया पड़ता है, सिर्फ 700 मीटर, वो भी पास नहीं हो पा रहा है, जिससे कि बरसात में बहुत दिक्कत होती है, बच्चों को भी दिक्कत होती है। कभी कोई बीमार हो गया, अभी ताजी बीमार चल रही है, एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती सर अभी। बता दें कि पंचायत चुनाव के पहले चरण में 49 विकास खंडों में 68% मतदान हुआ था और पुरुष मतदाताओं को पीछे छोड़ महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया था। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर एसआईटी गठित करने का फैसला लिया गया, ताकि प्रदेश में बेहतर ढंग से ऑपरेशन कालनेमी को संचालित किया जाए और भेष बदलकर लोगों को ठगने वालों पर कार्रवाई की जा सके। खुद सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सीमांत प्रदेश होने के साथ ही सनातन की पुण्य भूमि भी है, इसीलिए यहाँ डेमोग्राफी में बदलाव की किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निश्चित तौर पर जो धर्मांतरण कानून पर सख्ती की आवश्यकता महसूस हो रही है, और जिस तरह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा है, झांगुर बाबा का एक बड़ा प्रकरण चल रहा है, और धर्मांतरण के आड़ में जो देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं वो ज़्यादा चिंता का विषय है।
तो इसको और गहराई से देखने की आवश्यकता है। इस पर हमको इसके तह तक जाना पड़ेगा। जो लोग ये धर्मांतरण करते हैं गलत नामों को बदल कर, तो इसकी तह तक जाना होगा, क्योंकि ये संभावना है कि इसकी आड़ में कहीं ना कहीं देशद्रोही गतिविधियाँ भी चल रही होंगी। तो उससे उत्तर प्रदेश से सबक लेते हुए हमको अपने प्रदेश में भी इस पर थोड़ा सख्ती करने की आवश्यकता है, ताकि प्रदेश की सुरक्षा का भी एक सवाल है। तो ये ठीक मुख्यमंत्री का एक अच्छा निर्णय है। उत्तराखंड में आपदा से निपटने के लिए अब महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। जल्द ही प्रदेश भर में ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी, ताकि प्रदेश में आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य में महिलाएं भी सहयोग कर सके। ये रिपोर्ट देखिए। आपदा सखी बनेंगी उत्तराखंड की महिलाएं। महिलाएं सीखेंगी आपदा प्रबंधन के गुर। महिलाओं को मिलेगी ट्रेनिंग। राहत बचाव कार्य में जुटेंगी राज्य की महिलाएं। उत्तराखंड के पर्वतीय जिले आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील होते हैं। खासकर बरसात के मौसम में आपदा की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में सुदूरवर्ती क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश के सभी 13 जिलों में आपदा सखी बनाने का फैसला किया है। ये वो महिलाएं होंगी जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। महिलाओं को आपदा प्रबंधन विभाग प्रशिक्षित करेगा, ताकि ये महिलाएं अपने गांव में दूसरे लोगों को भी प्रशिक्षित कर सके। प्रदेश भर में तकरीबन 65,000 स्वयं सहायता समूह हैं, जिससे 5 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। विनोद सुमन ने बताया कि इन महिलाओं को यदि आपदा प्रबंधन विभाग ट्रेन करता है, तो वो आपदा जैसी स्थिति से निपटने के लिए ये विभाग के लिए एक बड़ी राहत की बात होगी। देखिए, आपदा सखी योजना इस तरह से है कि हमारे पास प्रदेश में करीब 65,000 के आसपास स्वयं सहायता समूह हैं, जिसमें से लगभग 5 लाख मेंबर्स या परिवार जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने एक ये सोचा कि अगर हम इनको ट्रेनिंग दे दें तो इसके माध्यम से हम 5 लाख परिवार तक पहुंच जाएंगे सीधे सीधे, और जिस परिवार में जानकारी बखूबी होगी वो आपदा से अपना बचाव कर सकेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम 65,000 लोगों में से कुछ लोगों को मास्टर ट्रेनर बनाएंगे, और उनके माध्यम से हम जो आपदा के जो ग्रुप के लोग हैं, जो स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, उनको हम ट्रेन करेंगे, और उनके माध्यम से फिर समूह के सभी लोगों को ट्रेन करेंगे। फिर वो बाकी अपने परिवार में और बाकी जगह ट्रेनिंग करेंगे। इसके साथ साथ आपदा सखी जो विद्यालय हमारे हैं, हर एक विद्यालय में जाएंगे, वहाँ लोगों को ट्रेन करेंगे। जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पे जाएंगे और विलेज लेवल पे जाके लोगों को ट्रेन करेंगे। हमारा प्रयास है कि सिस्टमेटिक तरीके से आगामी वर्षों में जहाँ जहाँ आपदा का प्रभाव ज़्यादा होता है, जहाँ जहाँ नुकसान ज़्यादा होने की संभावना होती है, डेथ या घायल होने की संभावना ज़्यादा रहती है, उन सभी को हम ट्रेन कर सकें सिस्टमेटिक वे में आगामी वर्षों में, ताकि जब भी कोई आपदा आती है नुकसान को हम कम से कम कर सकें। लोग जागरूक रहेंगे, जानकार रहेंगे तो क्षति कम से कम होगी। उत्तराखंड में दैवीय आपदा अक्सर देखने को मिलती है। ऐसे में सरकार की इस पहल से उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में आपदा से निपटने में काफी हद तक मदद मिलेगी। वहीं हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफटीआई परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से पर्यावरण को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले वर्ष से ये अभियान प्रारंभ किया गया था, और इस वर्ष भी अभियान बड़े जोर शोर से चल रहा है। हमारे राज्य के अंदर हरेला पर्व से इसका विधिवत रूप से दूसरे चरण की शुभारंभ किया गया था, और पहले दिन रिकॉर्ड 8,13,000 लोगों ने पौधारोपण किया था। प्रकृति संरक्षण ये हमारा संकल्प है, उसी को आगे बढ़ाते हुए देवभूमि उत्तराखंड के अंदर ये अभियान हमारा पूरे महीने भर चलने वाला है। इसलिए मैं भी जहाँ जा रहा हूँ, हमारा प्रयास है कि एक पेड़ मां के नाम सभी लोग लगाएं। सभी से मैं अपील करता हूं, क्योंकि ये सावन का पवित्र मास भी है। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के रास्ते पर हुए हादसे ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लापरवाही के कारण कई लोगों की जान चली गई। हजारों की भीड़ पर प्रशासन की बद इंतजामी भारी पड़ी। क्राउड मैनेजमेंट से लेकर इंतजामों की इस हादसे ने पोल खोल कर रख दी है। आखिर कहां बरती गई लापरवाही और किसकी चूक से मनसा देवी के रास्ते पर हुआ ये बड़ा हादसा, देखिए इस रिपोर्ट में। मनसा देवी मंदिर में किसकी लापरवाही से हुआ हादसा? भीड़ नियंत्रण करने में प्रशासन फेल। सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल।
संकरा रास्ता, हजारों की भीड़, मची भगदड़, चली गई जाने। भैया क्या इसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा था? जी। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में रविवार सुबह अचानक से भगदड़ मची और 8 लोगों की जान चली गई। हादसा कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, क्या कारण रहे, इसकी फिलहाल जांच बैठा दी गई है। जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी, लेकिन इस हादसे ने कई गंभीर सवाल छोड़ दिए हैं। हजारों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की व्यवस्था की पोल खुल गई है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की भी हकीकत सामने आ गई है। मनसा देवी मंदिर मार्ग पर कई अव्यवस्थाएं सामने आई हैं, जो हादसों को रोकने में फेल साबित हुई। हजारों की भीड़ संभालने के लिए सिर्फ 6 पुलिसकर्मी तैनात थे। जहां हादसा हुआ वहां की व्यवस्था सिर्फ 2 पुलिसकर्मियों के जिम्मे थी। भारी भीड़ उमड़ने पर वो बेबस नजर आए। अस्पताल पहुंचाने के लिए मौके पर मेडिकल की टीम नहीं थी। भीड़ नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं थी। मंदिर का संकरा रास्ता भी मुसीबत बनी। मंदिर मार्ग पर बिजली के झूलते तार बड़ा खतरा है। रविवार के बावजूद कोई रूट प्लान तैयार नहीं किया गया। पिछले कुछ वर्षों में लगातार इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही है, चाहे कुंभ में की घटनाएं हों, चाहे ये हो, चाहे उससे पहले के कई ऐसे आयोजन हुए हों जहां अग्निकांड हुआ और लोग मरे। ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसकी तह पे जाने की आवश्यकता है। मनसा देवी, चंडी देवी, वहाँ पर हमने SDRF की डिप्लॉयमेंट कर दी है। साथ साथ वहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स को भी हमने डिप्लॉय कर दिया है। वो 24/7 वहीं पे उन धामों में और मंदिरों में वहाँ पे रहेंगे और उनके साथ में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी हमने वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। साथ साथ प्रशासन के साथ में मिलकर एक समन्वय बना के हमने पूरा एक बोला है कि वहाँ पर जनपद प्रभारी अपने कंसर्निंग DM से कंसल्ट करके वहाँ का एक सर्वे तैयार करें। जहाँ जहाँ पे अगर कोई बॉटलनेक है या कहीं पे अगर कोई इंक्रोचमेंट है या फिर कहीं कुछ रिपेयर की आवश्यकता है तो उसको कंप्लीट उसको कर लें। बता दें कि बीते दिन हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हजारों लोगों की भीड़ को संभालने के लिए मौके पर सिर्फ 6 पुलिस कर्मी तैनात थे। इसके अलावा यहां न तो भीड़ प्रबंधन के लिए कोई विशेष इंतजाम किए गए थे और न ही किसी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए कोई मेडिकल की टीम और एम्बुलेंस की सुविधा थी। रविवार के दिन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है, इसकी जानकारी होने के बावजूद व्यवस्था बेहद कमजोर नजर आई। भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी सिर्फ 6 पुलिसकर्मियों के भरोसे ही छोड़ दी गई। इसके अलावा एक और चौंकाने वाली बात ये कि इतनी भीड़ होने के बावजूद प्रशासन की तरफ से मेडिकल सुविधा तक का इंतजाम नहीं किया गया था। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए मौके पर न तो एम्बुलेंस थी और न ही डॉक्टरों की कोई टीम। घायलों को श्रद्धालु और पुलिसकर्मियों ने निजी वाहनों और रिक्शों के सहारे अस्पताल पहुंचाया। हैरानी की बात तो ये है कि मनसा देवी मंदिर में हर रविवार को लोगों की भीड़ जुटती है। ऊपर से सावन का ये महीना जिसमें धार्मिक स्थलों पर लोगों की अधिक भीड़ होती है। बावजूद इसके प्रशासन ने पहले से कोई भी तैयारी नहीं की थी। न तो भीड़ नियंत्रण के लिए कोई योजना बनाई गई और न ही श्रद्धालुओं को रोकने के लिए कोई बैरिकेडिंग या डायवर्जन का कोई इंतजाम किया गया था। यही कारण रहा कि भगदड़ मचने के बाद नाममात्र व्यवस्था भी फेल हो गई। प्रशासन के इस फेल्योर के साथ ही मनसा देवी मंदिर का संकरा रास्ता जिसने हादसे को और भयावह कर दिया। मनसा देवी मंदिर मार्ग पर अतिक्रमण का मामला पहले भी उठाया जाता रहा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ठंडे बस्ते में ही डाल दिया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि बीते दिन भगदड़ मची तो लोगों को वहां से निकलने के लिए उचित जगह तक नहीं मिल पाई। वहीं यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर आवाजाही दोनों एक ही मार्ग से होने से भी संकट बढ़ा। वहीं मंदिर मार्ग पर बिजली के झूलते तार लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते दिखे। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बीते हादसों से क्या प्रशासन ने कोई सीख नहीं ली? साल दर साल धार्मिक स्थलों पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्या क्राउड को मैनेज करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा? फर्जी साधुओं को पकड़ने के लिए कालनेमी अभियान तो शुरू किया गया, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी था कि मंदिर में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक प्लान तैयार किया जाता, तो शायद मनसा देवी मंदिर में भगदड़ जैसा हादसा न होता।
बात अब मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। प्रदेश में 29 जुलाई को बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में मौसम विभाग ने राज्य के लिए अलर्ट जारी किया है। लोगों से पहाड़ों पर यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील हो रही है। वहीं मैदानी इलाकों में भी नदी नालों से दूर रहने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड में 28 और 29 तारीख को अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद जो 30, 31, 1 में भी जो है अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा का दौर मिलता रहेगा। चेतावनी की बात करें तो आज 28 तारीख को जो उत्तराखंड में बागेश्वर है, नैनीताल, चंपावत या पौड़ी, देहरादून जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा भी मिल सकती है, जिसके लिए ऑरेंज जो है कलर रखा गया इन डिस्ट्रिक्ट में। जबकि जो अन्य पर्वतीय जिले भी हैं और मैदानी जिले भी हैं, उधम सिंह नगर है, चाटद्वार, तो वहाँ पे भी इक्का दुक्का स्थानों पे कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है, जिसके लिए येलो जो है कलर वहाँ रखा गया है। कल भी जो है एक्टिविटी थोड़ी कम होने की संभावना है, लेकिन जो है पहाड़ों पे हैवी रेनफॉल जो है जैसे कि बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी जनपद में कहीं कहीं या पिथौरागढ़ जनपद है, वहाँ पे मिलने की संभावना है। राजधानी देहरादून को नगर निगम शहर स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने की दिशा में काम कर रहा है। नगर निगम ने कूड़ा उठान व्यवस्था में बदलाव किया है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि पहले घरों से कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी एजेंसी के पास थी, लेकिन लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नगर निगम ने यह जिम्मा अपने हाथों में लिया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम ने तैनात पर्यावरण मित्रों को समय पर वेतन और आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाकर व्यवस्था में सुधार किया है। व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए डोर टू डोर कूड़ा उठान को लेकर के जो कंपनीज लगी थी, उनकी लगातार शिकायतें प्राप्त होती थी। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जबकि स्ट्राइक की स्थिति आ गई और लगातार जो स्ट्राइक्स होती थी, कूड़ा उठान को लेकर के शिकायतें प्राप्त होती थी। उसी सब के क्रम में नगर निगम के द्वारा स्वयं अब डोर टू डोर कूड़ा उठान का कार्य किया जा रहा है, जिसको लगातार और सुधारने के लिए नगर निगम प्रयासरत है। इसके अलावा जो हमारे सफाई कार्मिक हैं, पर्यावरण मित्र हैं, उन सभी के कल्याण के लिए लगातार उनको प्रति माह प्रोत्साहन धनराशि देने से लेकर के उनके लिए सभी प्रोटेक्टिव गियर उपलब्ध कराना और समय समय पर उनके कल्याण के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाते हुए उनको मेडिकल किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना। वहीं देहरादून में साइबर ठगों ने खेल पुरस्कार के नाम पर फर्जीवाड़ा किया। ठगों ने एक फर्जी वेबसाइट बनाकर खुद को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 का आयोजक बताया और पुरस्कार दिलाने के नाम पर लोगों को चूना लगा दिया। उधर एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि साइबर ठगों ने खिलाड़ियों को ठगने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाने का जाल बिछाया और इसके लिए एक फर्जी वेबसाइट बनाकर इस पर आवेदन मांगे गए और डोनेशन के लिए एक QR कोड लगाया गया। हालांकि इस मामले में साइबर थाना पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसमें ये स्पोर्ट्स अवार्ड सिलेक्शन कमेटी करके एक वेबसाइट है और जो जानकारी प्राप्त हुई है कि ये फेक वेबसाइट है और इसमें माननीय राज्यपाल महोदय का फोटोग्राफ का गलत तरीके से उन्होंने इस्तेमाल करके उसमें उनको एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया है, जो कि गलत है। कुछ और वरिष्ठ पदों पे जो हमारे लोग हैं उनको भी उसमें उनके फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। इस संबंध में हमें जानकारी मिली थी तो एक FIR रजिस्टर करी है और हमने देहरादून जिले को उसको ट्रांसफर किया है और वेबसाइट को डाउन करने के लिए इसमें I4C से पत्राचार किया है। तो इसमें विधिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। जो जिसने भी ये बनाई है उसकी अरेस्टिंग की कार्रवाई भी करी जाएगी विवेचना के बाद। रुड़की के मंगलौर में कूड़ा उठान को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि पालिका परिषद की तरफ से साफ सफाई को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही कॉलोनियों से कूड़ा उठाया जाता है, जिसकी वजह से कूड़े का ढेर लग रहा है। और इतना ही नहीं, शिकायत के बावजूद हफ्ते में सिर्फ एक दिन कूड़ा उठान हो रहा है। सर मैं परेशान होके काफी दिन से बोल रहा था, 5-4 दिन हो गए और जब कोई कूड़ा नहीं उठाने आया तो मैंने इसमें आग लगा दी। फिर किससे शिकायत करी इस चीज़? मैंने ईओ साहब को भी बोला, जो नौशाद साहब हैं और संजय साहब को भी, सब जितने भी अधिकारी हैं सब पे कॉल कर रखी है, मेरे पे रिकॉर्डिंग भी है। और चेयरमैन साहब को भी मैंने कॉल की, उन्होंने कहा मैं भी करा रहा हूँ। ये पता नहीं वहाँ तक कितने दिन हो गए इस कूड़े को? सर ऐसा हो गए 4-5 दिन। किस तरह की दिक्कत आ रही है? बरसात भी है सर, सामने स्कूल है, कयान पब्लिक स्कूल है और काफ़ी दिक्कत आती है, बच्चों को भी आने जाने वालों को गंदगी रहती है, बदबू आती है यहाँ पे।
टिहरी के भिलंगना ब्लॉक स्थित प्रथम केदार के नाम से प्रसिद्ध बालेश्वर महादेव मंदिर में महापुराणों को लेकर तैयारी चल रही है। मंदिर के पुजारी देवेंद्र तिवारी और मंदिर समिति के उपाध्यक्ष विजयराम जोशी ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन 30 जुलाई को होगा। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। यहाँ पर मंदिर समिति की ओर से भगवान शिव के इस श्रावण मास में यहाँ पर 30 तारीख से 3 पुराण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिव महापुराण, श्री देवी भागवत पुराण और स्कंद महापुराण, और जिसमें स्कंद महापुराण में 7 भाग हैं। उनमें हमने प्रवचन के लिए 3 आचार्य जी को नियुक्त किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान भी संपन्न। मतपेटियों में कैद हुआ प्रत्याशियों का भाग्य। 31 जुलाई को बनेगी गांव की सरकार। उत्तराखंड में आपदा के हालातों से निपटने के लिए मोर्चा संभालेगी महिलाएं। ग्रामीण महिलाओं को सिखाए जाएंगे आपदा प्रबंधन के तरीके। राहत बचाव कार्य की भी दी जाएगी ट्रेनिंग। हरिद्वार की मनसा देवी में हुई भगदड़ के बाद उठे कई सवाल। क्राउड मैनेजमेंट में कहां फेल रहा प्रशासन, जांच के बाद चलेगा पता। और उत्तराखंड में 29 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। एजेंसियों को सतर्क रहने की सलाह।